हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग का सेकंड पार्ट, दैट इज मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका रियल लाइफ में भी ऐसे ही वर्क करता है कि बैंक जो है आपके पैसे से कैसे और पैसा क्रिएट करता है। अब इसको थोड़ा धीरे धीरे हम डिटेल में समझेंगे। आपने कभी सोचा है कि आप जब बैंक में पैसा जमा कराते हो तो बैंक आपके उस पैसे का क्या करता है? बैंक आपके पैसे को अपने पास नहीं रखता। बैंक आपके पैसे को आगे लोन की फॉर्म में बांटता है ताकि आप ही के पैसे से वो मल्टीपल टाइम और क्रेडिट उधार क्रिएट कर सके मार्केट में। पिछले लेसन में या पिछले पार्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी कि मनी सप्लाई के तीन सोर्सेज होते हैं। एक जो गवर्नमेंट कॉइन्स प्रोड्यूस करता है, दूसरा जो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई करेंसी नोट्स प्रोड्यूस करता है, और तीसरा डिमांड डिपॉजिट्स के बेसिस पे कमर्शियल बैंक और क्रेडिट क्रिएट करता है। द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट हमने क्या पढ़ा था कि डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स है जो पब्लिक अपना पैसा बैंकों के पास रखवाती है, जिसे हम बैंक मनी भी बोलते हैं। द डिमांड डिपॉजिट विच आर केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक आर नोन एज बैंक मनी। और ये वो पैसा है जिसे पब्लिक कभी भी चेक इशू करके विड्रॉ कर सकती है, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट कि बैंक आपके पैसे से कैसे मनी क्रिएट करती है, कैसे और उधार क्रिएट करती है और इसका रोल क्या है, हमें सबसे पहले एक चीज ये पता होनी चाहिए जो हमने पढ़ी थी कि मनी सप्लाई के हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े थे। क्या? पहला, करेंसी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, और दूसरा हमने पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। तो जो कमर्शियल बैंक के पास हमारा पैसा पड़ा हुआ है, ये दोनों किसके पार्ट्स हैं? आपके मनी इन सप्लाई के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। अब आप अगर बैंक में पैसा जमा कराने जाते हो तो बैंक आपके पैसे को आगे लोन की फॉर्म में बांटता है। तो आपके पैसा जो आपने जमा कराया, बैंक उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है। और बैंक जो आगे लोन देगा, बैंक उस लोन जो ऑफर करेगा देगा, उस लोन पे उस सामने वाले से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इसमें बैंक का प्रॉफिट मार्जिन क्या है? बैंक का प्रॉफिट मार्जिन है जैसे कि ए ने बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, 5% इंटरेस्ट पे, कि यानी बैंक उसको 5% इंटरेस्ट ए को देगा, और बैंक ने आगे लोन दे दिया बी को 8% में, यानी बी लोन चुकाएगा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इसमें बैंक का प्रॉफिट क्या है? 8% में लोन दिया और 5% से लोन लिया, पब्लिक से पैसा लिया, तो जो 3% का डिफरेंस है, दैट इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बैंक। तो इसीलिए बैंक तो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा बैंक में जमा कराएं और बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन के फॉर्म में ऑफर करे, और जो बीच में प्रॉफिट मार्जिन हो वो कमाए बैंक। ज्यादा पैसा बैंकों में जाए, अच्छी बात है। बैंक ज्यादा पैसा लोन की फॉर्म में ऑफर करे ताकि लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट करें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वो लोन लें, प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट करें, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जितना ज्यादा पैसा बैंक आगे लोन बांटेगा, उतना इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी, उतना ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा होगा, और जितना लोगों के हाथ में पैसा होगा उतना ज्यादा वो स्पेंडिंग करेंगे, डिमांड करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा? डिमांड एक्सीड कर जाएगी सप्लाई से, और प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए जो बैंकों के ऊपर कंट्रोल, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक को ऊपर भी एक सुपरवाइजर बैठा हुआ है जो कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है। तो वो सुपरवाइजर कौन है? वो सुपरवाइजर कौन है जो कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है? दैट इज सेंट्रल बैंक। और हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो करेंसी नोट प्रोड्यूस करना, सोल मोनोपोली किसके हाथ में होती है? सेंट्रल बैंक के हाथ में।
वो देखता है कि मुझे कितनी करेंसी नोट प्रिंट करना है और किस तरीके से मार्केट में मनी की सप्लाई सर्कुलेशन में चले और कमर्शियल बैंक कितना लोन बांटे कितना ना बांटे, तो वो सारा का सारा फंक्शनिंग कौन देखता है? सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके फंक्शंस क्या है ये सब हम अगले टॉपिक अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक हमने पढ़ा कि बैंकों के पास जितना पैसा आता है पब्लिक का, बैंक हर एक डिपॉजिटर के पैसे से कितना और लोन या क्रेडिट क्रिएट करता है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब हम इसको थोड़ा सा रीड करेंगे। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग द डिपॉजिट्स बाय कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। मतलब जितना पैसा बैंकों में आता है पब्लिक का डिपॉजिट की फॉर्म में, उस पैसे से वो कितना मल्टीपल टाइम और उधार क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन डन बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो मनी क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय, दो चीजों से डिटरमाइंड होता है। एक, द अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट्स, जो पब्लिक फर्स्ट टाइम पैसा बैंकों में जमा करेगी उससे, और दूसरा द लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये एक नई टर्म है, लीगल रिजर्व रेशियो। ये क्या होती है? द लीगल रिजर्व रेशियो इज द मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू बी kept as cash by the banks. It is assumed that money that goes out of the bank is redeposited into the banks. अब ये लाइन जो है, इस लाइन को मैं आपको दोबारा लूंगा, अभी इस लाइन को यहां पर आप रोक लो। ठीक है, अभी हमने एक वर्ड यूज किया यहां पे, मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज कैश बाय द बैंक। तो इसे लीगली क्यों बोला गया है? इसलिए लीगली रिक्वायर्ड, लीगल रिजर्व रेशियो को लीगली रिक्वायर्ड बोलने का मतलब है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को एक हिदायत देता है कि आपको एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो, एक मिनिमम रिजर्व अमाउंट या एक मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट, जो भी पैसा पब्लिक बैंक में जमा कराएगी उसका एक मिनिमम अमाउंट आपको रोक के चलना पड़ेगा। कैश की फॉर्म में आप अपने पास, रिजर्व की फॉर्म में अलग रखोगे। कौन? रिजर्व की फॉर्म में कौन अलग रखेगा? कमर्शियल बैंक, जिसे वो खर्च नहीं करेगा, और उसके अलावा जो बाकी पैसा होगा वो कमर्शियल बैंक आगे लोन की फॉर्म में बांट सकता है। अब सेंट्रल बैंक ने क्यों क्यों लीगली पैसा एलआरआर की फॉर्म में रखवाया? सी, अगर कमर्शियल बैंक सारा का सारा पब्लिक का पैसा लोन के फॉर्म में बांट दे, और सपोज कि मार्केट में पब्लिक जो लोन लेके गया है वो लोन अगर वापस करने की हालात में अगर नहीं होगा, तो बैंक पब्लिक को पैसा कैसे वापस करेगा अगर पब्लिक पैसा मांगने आ जाए? लेट्स सपोज कि मैंने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए और बैंक ने मेरा पूरा का पूरा 10,000 रुपए किसी दूसरे पर्सन को लोन के फॉर्म में बांट दिया। अब कल मुझे जरूरत पड़ जाए कि मुझे बैंक से अपना पैसा सारा निकालना है या 50% जो भी निकालना है, तो बैंक मुझे कहां से देगी? क्योंकि बैंक तो सारा पैसा लोन के फॉर्म में बांट चुकी है। तो इसीलिए इसीलिए सेंट्रल बैंक क्या कहता है? इसीलिए सेंट्रल बैंक कहता है कि एलआरआर की फॉर्म में आपको कुछ परसेंट अमाउंट रोक के चलना पड़ेगा और बाकी पैसे को आप लोन की फॉर्म में बांट सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि अगर मान लो ए ने 10,000 जमा कराया और एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो, मान लो 10% है कि जितना भी पैसा जमा होगा उसका 10% रिजर्व रख दिया जाए। तो मान लो ए ने बैंक में 10,000 जमा कराया और बैंक ने उसका 10%, कितना, 1,000 रिजर्व रख लिया, और कल को कोई ए वापस आ जाए और बोले मुझे सारा पैसा निकालना है, तो बैंक तो ऑलरेडी 9,000 लोन की फॉर्म में बांट चुके हैं, तो सिर्फ 1,000 रुपए से वो पूरे 10,000 कैसे पूरे करेगा? ठीक है, अब ये हमें भी पता है कि बैंक में एक डिपॉजिटर नहीं आता, बैंक में रोज कोई ना कोई अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने आ रहा है। ठीक है, रोज कोई ना कोई पैसा डिपॉजिट करने आ रहा है, रोज कोई ना कोई विड्रॉ करने आ रहा है, तो इसका मतलब रोज कोई ना कोई ट्रांजेक्शन बाइंग, विड्रॉल और इंजेक्शन की, डिपॉजिट और विड्रॉल की चलती रहेगी। ठीक है, फिर आपके दिमाग में दूसरी चीज आती है कि पब्लिक एक ही बैंक में थोड़ी ना सारे पैसे, सबका अकाउंट होगा, अलग अलग बैंकों में अकाउंट होगा, तो अलग अलग जगह पैसा डिपॉजिट होगा। तो इसके लिए हम दो एजम्पशंस लेके चलते हैं। हमने दो एजम्पशन ली, जिसमें से पहली एजम्पशन ये थी कि इट इज एज्यूम्ड
that all the money that goes out of the bank is re-deposited into the same bank. यानी अगर हमारी जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं, पहली एजम्पशन ये है कि all banking transactions are done in same bank. यानी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो पूरी कंट्री में अगर स्टेट बैंक चल रहा है तो सारा का सारा स्टेट बैंक में ही ट्रांजेक्शन होंगी. और दूसरा, all payments are done through checks. तो सारी की सारी पेमेंट जो है वो चेक्स के थ्रू की जाएंगी. तो हमने एक ले लिया कि जितनी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन होंगी, एज्यूम कर रहे हैं कि वो ये एजम्पशंस है हमारी. तो हमें क्या एजम्पशंस ले रहे हैं, पहली की सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन एक ही बैंक में होंगी, ठीक है, ऑल ओवर दी इकोनॉमी. और दूसरा, जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो चेक के थ्रू होगी, कोई भी कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं होंगी. तो ये दो एजम्पशंस के बेस पे हम ये क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक को आगे चलाएंगे. ठीक है. नाउ आगे चलने से पहले एक टॉपिक और हम देख रहे हैं, मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर अभी कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है, कैसे मल्टीपल टाइम पैसा और मनी को क्रिएट करता है, दैट इज डन थ्रू मनी मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर. अब इसमें आपका एलआरआर का रोल आता है. कैसे, पहले हम पढ़ेंगे. मनी मल्टीप्लायर इज द मल्टीपल बाय विच डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज ड्यू टू इनिशियल डिपॉजिट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर और ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट मल्टीप्लायर. तो मनी मल्टीप्लायर एक कॉन्सेप्ट है जो हम क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन में यूज करते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग द डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ मनी मल्टीप्लायर. राइट. तो मनी मल्टीप्लायर जो है, मनी मल्टीप्लायर कितना मल्टीपल टाइम पब्लिक के डिपॉजिट से और जो पब्लिक इनिशियली फर्स्ट टाइम पैसा जमा कराती है उससे कितना मल्टीपल टाइम वो और क्रेडिट क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर. अब मनी मल्टीप्लायर में आगे चलने से पहले एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता था जो रह गया, वो ये कि लेट सपोज आपने इंश्योरेंस कंपनी देखी होगी. अब इंश्योरेंस कंपनी में मान लो कि 10 लोगों ने इंश्योरेंस ली, ठीक है. वो 10 लोगों ने जो इंश्योरेंस ली है, अब मान लो कि एक टाइम पे, ये तो मान के चलते हैं कि एक टाइम पे सारे के सारे लोग नहीं मर जाएंगे, ठीक है. अगर सारे एक टाइम पे मर जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाएगा. तो लेट सपोज कि एक टाइम पे एक बंदा मर गया, तो जितनों ने प्रीमियम, आपको पता है प्रीमियम पे करना होता है इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज लेने के लिए. मान लो 100 लोग थे, 100 लोगों ने अलग अलग अमाउंट के इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके इंश्योरेंस कंपनी से अपना रिस्क एश्योर्ड कराया है. अब मान लो मेरी 50 लाख की इंश्योरेंस है, ठीक है, या किसी की 20 लाख की इंश्योरेंस है, किसी की 1 करोड़ की इंश्योरेंस है, और ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखी है. और इंश्योरेंस कंपनी ने अपना भी काफी करोड़ जो रुपीज है वो इंश्योरेंस कंपनी ने अपना इनिशियल डिपॉजिट डाला हुआ था. लेट सपोज कि 500 करोड़ तो या 100 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनी ने अपना लगाया और बाकी इंश्योरेंस प्रीमियम के थ्रू पैसा आ रहा है. नो लेट सपोज कल की डेट में कोई बंदा मर गया, अब उसकी 50 लाख की इंश्योरेंस थी, तो वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम पड़ा हुआ है उस इंश्योरेंस प्रीमियम के बेस पे उससे पैसा कलेक्ट करके उसकी इंश्योरेंस पे की जाएगी 50 लाख की. और उसी दिन पे मान लो किसी और की इंश्योरेंस है 1 करोड़ की, तो बाकियों के इंश्योरेंस प्रीमियम से उस 1 करोड़ को पे किया जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये मान के चलती है कि एक ही दिन पे सारे लोग नहीं मर जाएंगे. ठीक है. सेम वे में आपका जो बैंक है कमर्शियल बैंक, वो भी ये मान के चलता है कि रोज हमारे बैंकों में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, कोई निकाल रहा है, कोई पैसा डिपॉजिट कर रहा है. तो जब जब पैसा डिपॉजिट हो रहा है तब तक बैंक उस हर डिपॉजिट का एक पोर्शन, हर बार बैंक उस डिपॉजिट का एक पोर्शन रिजर्व अमाउंट रख रहा है. जैसे इस केस में हमने देखा कि 1000 रुपए अलग रख लिए, तो ऐसे कितने ही लोग होंगे जो डिपॉजिट कराएंगे, तो हर एक का रिजर्व अमाउंट हम अलग रखते जाएंगे. तो अब अगर मान लो कल को कोई पूरा 10,000 निकालने आ जाए तो ये अलग जो रिजर्व रखे हुए थे उस रिजर्व में से इसके पूरे पैसे दे दिए जाएंगे. तो ये सर्कुलेशन चलता रहेगा, ये आदान प्रदान, डिपॉजिट विड्रॉल चलता रहेगा. ठीक है. दिस इज हाउ द कमर्शियल बैंक वर्क्स. ठीक है. अब कैसे कितना मल्टीपल टाइम क्रिएट होता है क्रेडिट, वो हम देखेंगे. द मल्टीपल टाइम विच
the deposit can increase due to the initial deposit is called money multiplier, and money multiplier depends upon LRR. मनी मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है? LRR. अब आप सोच रहे हो कि 1 अपॉन LRR क्यों लिखा है? बिकॉज देयर इज एन इनवर्स relationship. There is an inverse relationship between money multiplier and LRR. तो मनी मल्टीप्लायर और LRR में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. दैट मीन्स जितना ज्यादा LRR हाई होगा उतना मनी मल्टीप्लायर कम होगा, जितना LRR कम होगा उतना मनी मल्टीप्लायर हाई होगा. ये हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. राइट? ऑलराइट. अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं कि सपोज LRR इज 10% और मनी मल्टीप्लायर का LRR के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, तो 1 अपॉन 10% और 1 अपॉन 10 अपॉन 100 ऐसे लिखेंगे. तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 10. तो आपका मनी मल्टीप्लायर का मतलब है जब LRR 10% है तो कितना मल्टीपल टाइम डिपॉजिट ने क्रिएट किया? 10 टाइम्स. नाउ लेट्स सपोज LRR इज 20%. तो मनी मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन LRR दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 20% और 1 अपॉन 20 अपॉन 100. तो ये हो गया आपका 100 अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू 5. तो यानी जब LRR 10 से 20% बढ़ गया तो मनी मल्टीप्लायर आपका 10 टाइम से 5% रह गया. अब सेंट्रल बैंक LRR को बढ़ा दे या कम कर दे या और कम कर दे या और बढ़ा दे, वो सेंट्रल बैंक ये देखती है कि इकोनॉमी में महंगाई इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है. अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है जिसका मतलब कि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वो क्या करेगा? अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई, ये आप ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती जाएगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो सेंट्रल बैंक LRR को क्या कर देगा? बढ़ा देगा. LRR बढ़ाने से क्या होगा? LRR बढ़ाने से मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, कमर्शियल बैंक कम क्रेडिट क्रिएट करेगा और इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा. अगर डिफ्लेशन की बात करें, अगर मार्केट में प्राइसेस कम हैं जिसकी वजह से लोग गुड्स परचेज नहीं कर रहे, डिमांड कम होती चली आ रही है, तो उस केस में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए LRR क्या करेगा? कम कर देगा. LRR कम करने से क्या होगा? LRR कम करने से मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, इकोनॉमी में ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा, मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, अपने आप प्राइसेस स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगे और डिमांड अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. राइट? तो इसीलिए सेंट्रल बैंक LRR के रोल को प्ले करता है मनी मल्टीप्लायर को एडजस्ट करने के लिए या मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है? ओके. अब हम देखेंगे एक टेबल की फॉर्म में कि किस तरीके से, अब हम टेबल की फॉर्म में एक बार देखेंगे कि किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर वर्क करता है. ओके. नाउ लेट्स सपोज कि कमर्शियल बैंक के पास जो इनिशियल डिपॉजिट, जो फर्स्ट टाइम पैसा आया, द इनिशियल डिपॉजिट वाज ₹10,000. ठीक है? एंड द मिनिमम रिजर्व रेशियो इन द फॉर्म ऑफ LRR इज 20%. तो सेंट्रल बैंक ने 20% का LRR स्टेबलाइज किया है और इनिशियल डिपॉजिट बैंक में कितना आया है? 10,000. अब इसके बेस पे हम देखेंगे कि मनी मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है. तो मैं आपको कुछ कॉलम्स बना के दिखा देता हूं. ओके. अब हम बात करेंगे कि सपोज इनिशियल डिपॉजिट था 10,000 और LRR था 20%. दैट मीन्स कि कमर्शियल बैंक को 20% एज ए रिजर्व अमाउंट अलग रखना ही पड़ेगा. ठीक है? नाउ फर्स्ट राउंड में अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड की, तो फर्स्ट राउंड में लेट्स सपोज कि बैंक के पास 10,000 इनिशियल डिपॉजिट आया. लेट्स सपोज कि फर्स्ट राउंड में बैंक के पास कितना पैसा आया? 10,000. ए ने डिपॉजिट किया 10,000. बैंक उस 10,000 का 20% जो मिनिमम लीगल रिजर्व
है एज ए कैश उसको रिजर्व रखना है, दैट इज 20%। तो 10,000 का 20% हो गया 2,000। तो 2,000 जो कमर्शियल बैंक है अपने पास रिजर्व अमाउंट रखेगा, और जो बैलेंस 8,000 है वो लोन बांटने के लिए अपने पास अलग रख लेगा। नाउ लेट सपोज, अब इसको आप ध्यान से समझना, लेट सपोज कि एक बी पर्सन था, ठीक है, हाउस होल्ड था बी पर्सन, वो बैंक के पास आया, उसने बोला कि मुझे 8,000 का लोन चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, एक लोन अकाउंट खोलेगा, और लोन अकाउंट खोल के लोन अकाउंट में उसका एक 8,000 की एंट्री दिखा देगा बी के अकाउंट में। ठीक है, तो बी के अकाउंट में 8,000 की लोन की एंट्री दिखा देगा। 8,000 उसको कैश नहीं देगा, बी को 8,000 का लोन दे देगा, और उसको एक चेकबुक इशू कर देगा। चेकबुक इसीलिए इशू करेगा ताकि अगर बी ने किसी को पेमेंट करनी है तो वो चेक के थ्रू ही करेगा, क्योंकि हमने एग्जाम्पशन ली थी कि ऑल दी ट्रांजेक्शंस आर विल बी डन थ्रू चेक्स। ठीक है, नाउ बी ने सपोज सी को 8,000 की पेमेंट करनी थी, तो बी क्या करेगा, एक चेक काटेगा और सी को दे देगा 8,000 का एक चेक। ठीक है, और हमने दूसरी एग्जाम्पशन क्या पढ़ी थी कि जितना भी डिपॉजिट होगा द अमाउंट विल बी रीडिपॉजिटेड टू द सेम बैंक। तो सी ने क्या किया, सी ने ये 8,000 को भुगताने के लिए, इस चेक को भुगताने के लिए 8,000 दोबारा से बैंक में जमा करा दिए। तो अगले राउंड में बैंक के पास दोबारा कितना पैसा आ गया, 8,000 सी के थ्रू। तो जो फर्स्ट टाइम जो पैसा डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट, और जो उसके बाद जितनी बार भी डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, नाउ 8,000 जो डिपॉजिट हुआ बैंक में, बैंक इस 8,000 का क्या करेगा, दोबारा से 20% 1,600 रुपए वो क्या करेगा, रिजर्व अमाउंट रखेगा, और बाकी 6,400, 8,000 माइनस 1,600, 6,400 वो लोन की फॉर्म में बांट देगा किसको, आगे। नाउ लेट सपोज कि डी बैंक के पास आया 6,400 का लोन मांगने के लिए। तो सेम वे में बैंक क्या करेगा, बैंक उसका एक लोन अकाउंट खोलेगा डी का, और उसमें 6,400 की एंट्री दिखा के डी को चेकबुक इशू कर देगा। ठीक है, अब डी ने क्या करना था, डी ने मान लो एफ को 6,400 की पेमेंट करनी थी, तो उसको चेक इशू कर देगा, किसको, एफ को 6,400 का। और एफ जो है वो इस 6,400 का चेक को भुगताने के लिए वापस उसको कहाँ डिपॉजिट कर देगा, बैंक में। तो एफ का अकाउंट इस बैंक में था, एफ ने उस चेक को डिपॉजिट कर दिया कहाँ पे, अगले राउंड में वापस से बैंक में। अब बैंक के पास एक और डिपॉजिट आ गया 6,400। अब आप ये सोचोगे कि अलग अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी ये मल्टीपल ट्रांजेक्शन चलती रहती हैं। अब बैंक ने 6,400 रुपए 6,400 बैंक में डिपॉजिट करा दिए। अब बैंक क्या करेगा, इस 6,400 का दोबारा से 20% कितना हो गया, 1,280 ये रिजर्व अमाउंट रखेगा, और 5,120 लोन के फॉर्म में बांटने के लिए आगे इसको हाईलाइट कर देगा। सेम वे में कोई और आएगा बैंक में इसी इतने अमाउंट का 5,120 का लोन लेने, उसका लोन अकाउंट खोलेगा, उसको चेक इशू कर देगा, चेक बुक, वो आगे फर्दर किसी को चेक काटेगा, ये 5,400 दोबारा से बैंक में जमा होगा। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन इनडेफिनेटली चलती जाएगी, कब तक, जब तक कि आपका इनिशियल डिपॉजिट टोटल आपका रिजर्व 10,000 का क्रिएट ना कर दे। तो इनिशियल डिपॉजिट रिजर्व 10,000 का जब तक क्रिएट ना कर दे तब तक ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस डन बाय द कमर्शियल बैंक। अब एक चीज इसमें जरूरी है, वो क्या, कि कितना कितना टोटल डिपॉजिट यानी कितना टोटल क्रेडिट क्रिएट हुआ, वो कितना हुआ, रिजर्व तो हमने देख लिया 10,000, और कितना लोन ऑफर किया। तो ये नहीं देखने के लिए हमें इसकी कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, और आपको एग्जाम में वो कैलकुलेशन पार्ट भी दिखाना है। ओके, सो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो अब कमर्शियल बैंक ने कितना क्रेडिट क्रिएट किया, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, 1/LRR, और हमने LRR को क्या एज्यूम किया था यहाँ पे 20%। तो आपका 1/20% हो गया आपका 5 टाइम्स, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया 5 टाइम्स। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना था 10,000,
और मनी मल्टीप्लायर हमने कितना निकाल लिया 5 टाइम्स, तो दैट मीन्स टोटल क्रेडिट क्रिएशन वॉज 15,000 रुपीज 50,000। तो 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट हुआ और 10,000 से 5 गुना 50,000 जो था टोटल क्रेडिट वॉज क्रिएटेड। तो क्रेडिट क्रिएशन डन बाय कमर्शियल बैंक वॉज 50,000, ठीक है, जिसमें से 10,000 वॉज द रिजर्व अमाउंट एंड 40,000 50 माइनस 40,000 का लोन ऑफर किया गया था इकोनॉमी में। तो दिस वॉज द क्रेडिट क्रिएशन डन बाय कमर्शियल बैंक। आई होप ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार गो थ्रू करना, जो हमारी मैक्रो की बुक्स हैं उसमें इसका प्रॉपर एक टेक्सटुअल फॉर्मेट में भी आपको एक आंसर गिवन है। तो कई बार पेपर में अगर 4 मार्कर में आएगा तो आपको टेक्स्ट की फॉर्म में अगर आपको ये टेबल बनाना है तो आप बनाओ, लेकिन टेक्स्ट की फॉर्म में भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो जो चीज हमने टेबल की फॉर्म में की है उसी को आपको टेक्स्ट की फॉर्म में भी दिखाना है। तो ये क्वेश्चन प्रॉपर एक आपका पेपर में आने के चांसेस जिसके ऑलमोस्ट एग्जाम में इसके आने के चांसेस 90 to 95% होते ही होते हैं। तो इसीलिए आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। दिस इज अ इंडिविजुअल टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हाउ द क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, राइट? थैंक यू सो मच।